मानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट, आज हम अपनी 9th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। चले आइए 1.3 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 40। फाइंड द 3 इंटीजर्स। इसका मतलब सबसे पहले तो हमने अपने 3 इंटीजर्स जो हैं उनको लेट करना है कि वो क्या होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात ये है कि वो जो हम 3 इंटीजर्स लेंगे वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो एक इंटीजर के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आ रहा हो। जैसे अगर सपोज मैं करती हूँ कि अगर मेरा एक इंटीजर 1 है तो नेक्स्ट जो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर आएगा वो 2 होना चाहिए, उससे नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो 3 होना चाहिए। मीन्स के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को इस तरह सेलेक्ट करूँगी और उसके बाद उनको हम फाइंड करूँगी। ठीक है, फाइंड करने से पहले जो हमारे पास यहाँ कंडीशन गिवन है कि उन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं उनका सम किसके इक्वल है? 42 के। ठीक है, उन 3 इंटीजर्स को मैं लेट करने के बाद उनका सम मैं 42 के इक्वल रखती हूँ और उसके बाद उन इंटीजर्स को मैं फाइंड करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो मैंने फाइंड करने हैं तो सबसे पहले मैं उनको लेट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं लेट करने लगी हूँ अपना फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर जो मैं है लेट करती हूँ कि वो सपोज है x के इक्वल। ठीक, सेकेंड इंटीजर मेरे पास क्या होगा? क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो यानी इससे नेक्स्ट इंटीजर कैसे मुझे फाइंड होगा? जो भी मैंने x है मैं अगर उसमें 1 को ऐड कर देती हूँ तो मुझे उससे नेक्स्ट इंटीजर मिल जाएगा। ठीक, तो थर्ड हमारे पास इंटीजर क्या होगा? जो मैं सेकेंड इंटीजर मिलेगा। ठीक है, जो भी फर्स्ट अगर मेरे पास इंटीजर है उसमें अगर मैं 2 को ऐड कर दूंगी तो मुझे थर्ड इंटीजर मिल जाएगा। मीन्स मैंने बेसिकली इस x को फाइंड करना है। जो भी मुझे x मिलता है, सपोज जो भी वैल्यू मुझे x मिलेगी अगर मैं उसमें 1 ऐड कर लूँगी तो उससे नेक्स्ट इंटीजर मुझे मिल जाएगा जो कि मेरे पास सेकेंड इंटीजर होगा। इसी तरह जब मैं उसमें 2 ऐड करूंगी तो मुझे थर्ड इंटीजर मिल जाएगा जो मैंने फाइंड करा है। तो बेसिकली मैं इस x को फाइंड करने लगी हूँ। इस x की मदद से मुझे अपने सेकंड और थर्ड इंटीजर भी मिलते जाएंगे। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, क्या हमें अकॉर्डिंग टू हमारी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? जो हमें बुक में गिवन था, जो भी हमने पढ़ा था कि इन तीनों इंटीजर्स, ये जो तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा? 42 के। तो मैं इन तीनों इंटीजर्स का सम करने लगी हूँ। फर्स्ट इंटीजर सम करती हूँ, सेकेंड इंटीजर सम, थर्ड इंटीजर। इन तीनों का सम किसके इक्वल है? हमारे पास 42 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है। यहाँ जो हमारे पास x की वैल्यूज़ है उनको आपस में हमने सॉल्व कर लेना है। तो जितने x है हमारे पास 3x और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3। ठीक, तो हमें 3x + 3 किसके इक्वल मिल गया? हमें 42 के इक्वल मिल गया। अब मैंने यहाँ से किसको फाइंड करना है? मैं x को फाइंड करती हूँ। ये 3 इस साइड पे आ जाएगा इक्वल के, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 39। यहाँ से x फाइंड करने के लिए यहाँ जो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये हमारे पास यहाँ पे जाके इस टर्म के साथ जाके ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। कटिंग के बाद हमें जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमारे पास 13, हमें x का आंसर मिल गया। अब देखिए x हमारे पास क्या था? x हमारे पास था फर्स्ट इंटीजर। इट्स मीन मुझे फर्स्ट इंटीजर मिल चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इंटीजर मेरे पास था x और x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 13। सेकेंड इंटीजर मेरे पास क्या था? सेकेंड इंटीजर मेरे पास था x + 1। मीन्स अगर x 13 है तो 13 + 1, तो मुझे सेकेंड इंटीजर क्या मिल गया है? 14 मिल गया है। इसी तरह मैं अगर अपना थर्ड इंटीजर फाइंड करना चाहती हूँ तो मेरे पास थर्ड इंटीजर कैसे फाइंड होगा? थर्ड इंटीजर मेरे पास था x + 2। मीन्स 13 + 2 हमें आंसर मिल गया 15। सो आखिर में मैं क्या लिखूंगी कि मेरे पास जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वो क्या है? सो 3
कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 13 था, उससे नंबर अगला आने वाला नंबर 14 और 15, ये मेरे पास 3 जो है कंसेक्टिव इंटीजर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो डायग्राम में शो करी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन विच लेंथ ऑफ ए सी, ये देखिए ये हमारे पास ए सी है, ये हमारे पास बी सी है, मैंने कहा है कि ए सी की लेंथ ये हमारे पास गिवन है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल का हमें एरिया गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, मैं इस ए बी की लेंथ फाइंड करना चाहती हूँ। ठीक है, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, मुझे बेस गिवन है। ठीक है, देखिए ए सी हमारे पास क्या है? बेस है। ए बी हमारे पास क्या है? आल्टीट्यूड है। ठीक है, और मुझे एरिया गिवन है, तो मीन्स मैं ए बी यानी आल्टीट्यूड फाइंड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट ये देखिए मैंने लिखा कि ए सी की हमारे पास लेंथ गिवन है, हमें पूरी ट्राइंगल का एरिया गिवन है, और हमने ए और बी जो है हाइट या आल्टीट्यूड हमने इसको फाइंड करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और एरिया भी हमारे पास गिवन है। इट्स मीन कि हम राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को यूज़ करते हुए अपनी जो ए बी हमारे पास लेंथ है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लिखती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/2 बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड या बेस मल्टीप्लाई हाइट, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास बेस क्या चीज़ गिवन है? बेस हमारे पास ए सी है और हाइट हमारे पास ए बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। ये हमारे पास एरिया है। अब आप यहाँ पे देखिए एरिया की जगह मैं एरिया की वैल्यू पुट करती हूँ, जो कि हमारे पास एरिया की वैल्यू ये देखिए हमारे पापा क्वेश्चन में गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। ए सी की भी हमें लेंथ गिवन है, जो हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि ए बी हमने फाइंड करना है, तो मैंने ए बी की जगह ए बी ही लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं यहाँ से डिनोमिनेटर को ख़त्म करती हूँ, इसको मैं अपने यहाँ पे इस वाली टर्म के साथ, यहाँ ये डिवाइड हो रही है, इस तरफ जाके हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये 2 मैंने उधर ले गई हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया? √3 + √5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ए बी, जो मैंने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने ए बी फाइंड करना है, इसलिए मुझे ए बी के अलावा इस टर्म को भी यहाँ पे इस साइड पे लाना है, इसलिए मैं इस टर्म को भी अपनी दूसरी साइड पे ले आती हूँ। ये टर्म मेरे पास फिर यहाँ पे आके ये टर्म क्या हो जाएगी? हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे क्या रह जाएगा? ए बी जो हमने फाइंड करना वो रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहाँ पे वही बात जो अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में की थी, डिनोमिनेटर में आपको फिर ये टर्म्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके रूट की फॉर्म या सर्ड वाली टर्म्स को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको रैशनलाइज करना है। इस टर्म को रैशनलाइज करने का मेथड क्या था कि जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आंसर आता है उससे हमने अपनी मल्टीप्लाई और डिवाइड अपनी टर्म्स को कर देना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा? 2 1 + √15 और सेंटीमीटर, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा? √3 + √5 और इक्वल्स टू ए बी, जो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम रैशनलाइज करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजिंग। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं √3 - √5 से। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, किस तरह इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम इस वैल्यू के साथ, प्लस इसी तरह √15 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे,
और नीचे आप देखिए फार्मूला लग सकता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला हम लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जी देखिए अब स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1 था, 1 इस टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद इस आंसर में कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ ये स्क्वायर रूट 15 है, स्क्वायर रूट 15 अंदर जाकर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 5 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास टर्म इसी तरह है। यहाँ देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 के साथ, माइनस सेम इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए क्या आंसर देगा, 3 माइनस 5 माइनस 2। यहाँ से हमें इसका आंसर मिल गया। जी सबसे पहले तो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास माइनस साइन रह जाएगा। इस माइनस साइन को मैं यहाँ ऊपर स्टार्टिंग में शिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा यहाँ देखिए हम अपनी सर्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, हमने एक स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर देती हूँ। सेम यही काम मैं यहाँ पे भी करने लगी हूँ। सर्ट की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं हम आगे। ये देखिए यहाँ इन्हें आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 45 दे दिया, और यहाँ पे हमें आंसर मिल गया इसका 75। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखें, ये देखें ये जो टर्म्स हैं, अब मैं इस टर्म का पहले तो लेती हूँ एलसीएम, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई भी टर्म्स अर्थ की एक जैसी नहीं है जो कि आपस में सॉल्व हो सके। इनका एलसीएम तो हम ले नहीं सकते, इसका एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, वो 3 और 5 ही आएगा। लेकिन 45 और 75 का हम एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कि इसका कुछ पार्ट अगर हमारा स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है स्क्वायर बना के, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, 45 और 75 का हमने इसका ले लेना है एलसीएम। 3 के टेबल से इसका हम एलसीएम लेते हैं। ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ये देखिए इसका एलसीएम क्या आया, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। इसका मतलब मैं 45 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है स्टूडेंट, सेम इसी तरह हमने 75 का एलसीएम लेती हूँ। ये देखिए 75 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ देखिए 45 को मैंने लिखा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। सेम इसी तरह मैंने 75 को लिखा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये आंसर है हमारे पास ए बी के इक्वल। इसका आंसर आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये टर्म स्क्वायर से बाहर आ जाएगी, दोनों को अलग-अलग टर्म्स में लिखा। यहाँ पे इसको स्क्वायर से अलग लिखा और इस 3 को अलग लिखा। यहाँ देखिए इससे कट के हमारे पास आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट 5। यहाँ से हमें आंसर मिला 5 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें नज़र आ रहा है कि ये भी स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म है। इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में सॉल्व कर सकती हूँ। ये टर्म है प्लस के साथ, ये टर्म है माइनस का। इसका मतलब है कि दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स ने हमें आंसर दिया -4 स्क्वायर रूट 3। और इसी तरह इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो बाहर माइनस साइन है, ये देखिए माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे।
दोनों टर्म्स के साथ जब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ तो उससे दोनों टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ चुकी है। अब हमारे पास बुक में लिखा हुआ था कि इस टर्म को जो हमारे पास लेंथ निकलेगी उसको आपने इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, जब मैं करती हूँ बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब मैं कंपेयर करती हूँ अपनी दोनों वैल्यूज़ को, आप ये चेक करिए, देखिए स्क्वायर रूट 3 इसके साथ है तो साथ यहाँ पे जो उन्होंने कहा है स्क्वायर रूट के साथ जो अंडर रूट 3 के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी वो ए होगी। इसका मतलब है स्मॉल ए की यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 4। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी वो बी, तो यहाँ से मुझे बी का आंसर मिल गया -2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मूव करते हैं। ये देखिए, यहाँ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल की अब शेप के बारे में बात हो रही है। इसकी जो साइड्स गिवन है, इसकी ये लेंथ, दो लेंथ दी हुई है। हमें पता है रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी लेंथ होती है और एक इसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो साइड्स गिवन है, इट्स मीन के वन इसकी एक चीज़ को हम इसकी लेंथ जो है कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी चीज़ को जो है, दूसरी जो वैल्यू है हम इसको इसकी ब्रेथ या विड्थ कंसीडर करते हैं। हमने एक्सप्रेस द एरिया, हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल को a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में हमने शो करना है। यानी हमारे पास b वो टर्म होगी जो स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और मैंने एक रेक्टेंगल की फॉर्म बनाई है। देखिए, मैंने इस चीज़ को कहा कि ये रेक्टेंगल की लेंथ है क्योंकि दो साइड्स हमें गिवन है। मैंने एक साइड को लेंथ कर लिया कि ये इसकी लेंथ है और दूसरी साइड को मैंने लेट कर लिया ये हमारे पास इसकी विड्थ या ब्रेथ है, ठीक है। ये देखिए लेंथ होगी हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेथ होगी, ये हमारे पास हमने एरिया रेक्टेंगल का फाइंड करना है, ठीक है। इट्स मीन कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास होता है, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यूज़ गिवन है तो मैं दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे डालती हूँ और अपने क्वेश्चन को हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कराना है हमने ब्रेथ के साथ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पहले कि मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूं कि मैं इस 2 को, जो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, मैं इसको कोशिश करती हूं कि इसको ख़त्म कर लूं। रैशनलाइज का मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में टर्म आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। जी इसके लिए जी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को रैशनलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसका मेथड है कि अगर हम 4 को 2 की फॉर्म में लिख दें उस तरह से भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ पे इसको रैशनलाइज करती हूँ। मैंने क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट 2 से मैंने इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास क्या टर्म बन गई, ये मेरे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 और नीचे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। ये टर्म इससे कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से इसने मुझे क्या आंसर दिया, 5 - 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। मुझे यहाँ से ये टर्म मिल गई। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इस 2 को इसके पूरे के होल के डिनोमिनेटर में मैं ले आती हूँ अपने। यहाँ जो है जब एलसीएम में 2 आएगा तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 10 - 4 स्क्वायर रूट 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये सबके नीचे आ गया है क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी।
जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ से ऊपर वाले टर्म में से जब 2 कॉमन निकलेगा तो नीचे वाले टर्म से इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी। यहाँ से देखिए आप 2 + √18 मीटर है, और यहाँ से जब मैं 2 को कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा 5 - 2 √2 मीटर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर क्या टर्म्स रह गया है, हमारे पास एरिया हमारे पास इक्वल आ गया है 2 + √18 मीटर इंटू 5 - 2 √2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करके मैं एंड में मीटर स्क्वायर बना लेती हूँ। उसके बाद दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हमारे पास क्या टर्म्स आ गई हैं 2 + √18 5 - 2 √2, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ। 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 5 - 2 √2 से, प्लस सेम इसी तरह 18 हमारे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा, एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए ये 10 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 4 √2। सेम इसी तरह अब ये मल्टीप्लाई होगा 5 √18 -2, और जब ये 18 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 18 × 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, -10 - 4 √2। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास 18 है, मैं 18 का एलसीएम लूँगी। ठीक है, ये देखिए 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इट्स मीन मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर × 2 -2। यहाँ से हम इसी तरह 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 36। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा ये देखिए, √3 को मैं अलहदा लिख देती हूँ क्योंकि 3 के स्क्वायर के साथ है, इसको अलहदा लिख लेती हूँ। और जबकि 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। 10 - 4 √2 प्लस यहाँ ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माने इसी तरह 2 और 6 भी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से हमें आंसर का मल्टीप्लाई होने के बाद 15 √2 मिल जाएगा, यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा 12। अब हम आपस में आप देख सकते हैं ये टर्म सेम है, इनको आपस में हल कर सकते हैं, और 10 और -12 को आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा 10 - 12। अरेंज करने के बाद ये देखिए मैं इनको अरेंज कर रही हूँ, उसके बाद हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा -2, और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 11 √2। तो स्टूडेंट्स, हमने एरिया को हमें क्वेश्चन में गिवन था a + b √2 की फॉर्म में शो करना था। तो ये देखिए a मेरे पास है, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 11 मिल गई, और मैंने अपने एरिया को a + b √2 की फॉर्म में लिख दिया है। जिस स्टूडेंट्स, आज हमारे 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज का मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।